ये वसंत का मौसम था। हर वर्ष बसंत में पत्ते गिरते थे, पर इस साल लाशें गिरी थी। इस बार पेड़ की डालियों पर कोयल नहीं, लाशों पर कौवे और गिद्धों के झुंड मंडरा रहे थे। हवा में फूलों की खुशबू नहीं, इंसानी खून की गंध फैली थी। सूरज की गर्मी मिट्टी से पानी नहीं, खून सोख रही थी। हवाएं बालों को नहीं, मुर्दा शरीरों के घावों को छू रही थी। यहां सब ठहर गया था। जवानी, बचपन, बुढ़ापा, सब एक साथ मौत का माथा चूम रहे थे। भगवान के दरबार से महज कुछ कदम की दूरी पर एक मैदान अब शमशान बन गया था। जलियांवाला बाग के साथ पूरा देश छलनी हो गया था। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ लोगों ने इकट्ठी शहादत देती। साथ ही उस तरफ डायरेक्ट करता रहा कि वहाँ पे मारो, वहाँ पे मारो, वहाँ पे फायर करो, फायर लो, ये भी बोलता रहा। तो वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी इसकी कि जितनी मैक्सिमम कैजुअलिटी हो सकती है इन्फ्लिक्ट की जाए। ये कोल्ड ब्लडेड मैसेकर था। इट वाज ए कोल्ड ब्लडेड मैसेकर। ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया, जिसे काला, बिना वकील, अपील और दलील वाला कानून कहा जाता था। इस कानून का पूरे देश में विरोध हुआ। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू ने किया। प्रदर्शन को देखते हुए 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने दोनों नेताओं को धोखे से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्हें धर्मशाला भेज दिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को भी पंजाब में नहीं घुसने दिया और वापस बंबई भेज दिया। उस दिन बैसाखी का पावन दिन था। लोग अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की अवैध गिरफ्तारी के कारण गुस्से में थे। करीब 20,000 लोग इस मैदान में बुलाई गई सभा में शामिल होकर अहिंसा पूर्वक विरोध जताने आए। एक फौजी गाड़ी पर हाल ही में कर्नल से ब्रिगेडियर जनरल बने रेजिनाल्ड डायर, ब्रिगेडियर मेजर मॉर्गन ब्रिग्स सवार थे। यह दस्ता 90 सिपाहियों की टुकड़ी के साथ बाग की संकरी गली के सामने रुका और 50 हथियारबंद सैनिकों को भीतर पोजीशन लेने का आदेश दे दिया गया। बाकी 40 सैनिक सड़क पर रहे। इनमें से 25 सैनिक 1st बटालियन 9 गोरखा राइफल्स से और 25 सैनिक पठान, बलूच और 59 सिंध राइफल से थे। इन सभी के हाथ में 303 ली एनफील्ड बोल्ट एक्शन राइफल्स थी। सभा को डॉक्टर हरबख्श राय और अब्दुल अजीज जैसे 10 बड़े नेता पहले ही संबोधित कर चुके थे और उस वक्त ब्रज गोपीनाथ बेअक्ल जो नज्म पढ़ रहे थे, उसके बोल थे कि अफसरे आला ने हमको आज दी है धमकियां कि बाजू काट देंगे हम, पर हर खिजा के बाद मौसम बहार लाजमी है कि तभी गोलियों की आवाज ने वक्ता की आवाज को मध्यम कर दिया। तभी स्टेज से बताया गया, पोखियां पोखियां, मतलब ये चलने वाली गोलियां खाली हैं, आप घबराइए मत, बैठिए। लेकिन तभी एक के बाद एक लाश गिरी, किसी के सिर में तो किसी के सीने में, किसी के फेफड़े को फाड़ती हुई तो किसी के हृदय को चीरती हुई गोली, किसी छोटे बच्चे के शरीर को भेदती हुई गोली आर पार। लेकिन न डायर रुका न गोली। मैदान में घास नहीं होने के कारण लोगों के भागने से, धूल की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में धूल तो माटी में खून सना था। किसी की आंख में गोली लगी थी तो किसी की आंखड़ियां बाहर आ गई। बहुत कम एरिया में, इसीलिए क्योंकि पहले ऊपर से फायर कर रहे थे तो लोगों के सर पे लगी, तो ऐसे पीछे से आगे से जैसे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, और जब वो दीवारें टापने की कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से हम निकले वहाँ से, तो फिर उनके टांगों पे लगी।
तो सबके बदन पे सब जगह गोलियां गोलियां। और वो जो दृश्य था वो बहुत ही भयानक है। जब लोग डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को देखा, किसी का मुंह पूरा उड़ा हुआ था, जैसे वॉर में होता है, बिल्कुल जैसे आप वॉर जोन में आप देखेंगे उसी तरह के टांगे, सब लिम्स, इधर छोटे बच्चे, कोई नहीं बचा। लोग करीब 10 फीट ऊंची दीवार पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे तो डायर ने उन पर भी गोली चलाने का आदेश डाला। लोग दीवार से नीचे गिरने लगे, कोई मैदान के भीतर तो कोई बाहर। किसी को कुआं दिखाई दिया तो लोग बिना मुंडेरी के कुएं में अपने बच्चों को लेकर कूद गए। डायर ने कुएं में कूदे लोगों पर भी गोली चलाने का आदेश दिया। करीब 10 मिनट और 1650 राउंड गोलियां चलने के बाद राइफलें अब शांत हो चुकी थी। खाली बंदूकों से अब भी सफेद धुआं बदस्तूर निकल रहा था। चारों तरफ कोहराम मचा था, लेकिन सैनिक अभी भी उसी मुद्रा में थे। फिर उन्हें वापस जाने का आदेश दिया गया क्योंकि कारतूस अब खत्म हो चुके थे। जलियांवाला बाग में 1000 से अधिक की मौत, 1200 जख्मी और पूरा देश छलनी हो चुका था। This was my anxious thought to come and see in Amritsar to see the Jallianwala Bagh as well as our Golden Temple. This is our heritage. How many people don't know regarding the Jallianwala Bagh, I don't know. But after seeing here, my heart is heavy with that feeling. For the sacrifices, these innocent people have given their life for our country. Definitely, I have to pay for them and I have to salute the people who have lost their life for the freedom of this great country. डायर अपनी कार में बैठा और रामबाग की तरफ बढ़ गया। उसके सैनिक उसके पीछे पैदल मार्च करते हुए चले। उस रात जलियांवाला बाग में कोई डॉक्टरी सहायता नहीं पहुंची, न ही लोगों को अपने मृतक और घायलों को मैदान से बाहर ले जाने की इजाजत दी गई। जलियांवाला बाग 1919 द रियल स्टोरी किताब लिखने वाले किशोर देसाई ने बताया कि उस दिन घायलों की स्थिति क्या थी। क्योंकि उनके शरीर से खून बह रहा था और वो प्यासे थे कि कोई आके हमें पानी दे। और ये चीखें लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है, कहाँ कहाँ तक सुनाई दे रही थी। इसीलिए लोग फिर भागे भागे आए और वो डर भी रहे थे क्योंकि डायर ने कर्फ्यू भी लगा दिया था 8 बजे का। सो वो 6 बजे निकलता है और 6 और 8 बजे के बीच में लोग आते हैं, अंधेरा होने लग जाता है और वो अपने जो लोग हैं उनको ढूंढते हैं। मेरा बच्चा उधर है, मेरा फादर इधर है। मोस्टली तो मेन ही थे, जो मेल्स जो थे वही मरे थे उधर। तो और एक औरत जो थी, उनका भी आई विटनेस अकाउंट है हाउ सारी रात वो वहीं पे रहीं अपने हस्बैंड की बॉडी के साथ। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, हर एज ग्रुप का वहाँ पे लोग थे वहाँ। तो ये बहुत दर्दनाक सीन था। और उसके बाद उनको घायलों को कोई भी मेडिकल एड देने की भी कोशिश नहीं करी। लोगों को वैसे ही छोड़ के शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, वहाँ कोई जा भी नहीं सकता। तो कर्फ्यू लगा दिया गया, लोग जा नहीं सकते, पानी वहाँ पे है नहीं। तो जो जख्मी थे, बच सकते थे, वो भी बेचारे, उनका एक्सेसिव ब्लीडिंग से वो भी मारे गए। ये बड़ा, जो आप विजुलाइज करें ऐसे सीन को, तो ये एक बड़ा भयावह दृश्य बनता है कि लाइट भी नहीं है ऊपर, कोई रोशनी नहीं है और नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं। लोगों ने अपने अपने लेवल के ऊपर अपने अपने संबंधियों की जो डेड बॉडीज थी उनको रिट्रीव करा और उसका संस्कार किया गया। इस घटना के फौरन बाद शहर में कर्फ्यू और मार्शल लॉ लगा दिया गया था। 3 महीने तक लोगों की आवाजाही यहाँ बंद थी। 3 महीने बाद जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां जांच के लिए पहुंचा तो वहां वातावरण में अब भी लाशों के सड़ने की दुर्गंध मौजूद थी। जब आप कहते हैं कि उनको कब दफनाया गया, वो उनको अप्रैल का महीना तो आपको मालूम है बहुत गर्मी का महीना, तो दफनाया तो उनको उसी टाइम या जलाया उनको उसी टाइम किया, वो अगले दिन ही किया उन्होंने लोगों को उठा उठा के। पर हाँ ये बात है कि जब
आई थिंक मदन मोहन मालवीय जी गए थे वापस, तो वो 3 महीने बाद तो वो कह रहे थे कि उनको जो कुआं है उसमें उनको लगा कि कोई डेड बॉडी की वो बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी। तो ये बात ज़रूर है। आज भी जलियांवाला बाग की इस पावन भूमि पर हजारों लोग रोज आते हैं और यहाँ से प्रेरणा लेकर जाते हैं।